हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज है 29 अक्टूबर और आज हम लोग आज के करंट अफेयर से चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत 12 राज्यों में शुरू होगा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR। तो आज कल यह बहुत चर्चे में है, तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण SIR का काम पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार सहित 12 राज्यों में और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR विशेष सघन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की घोषणा की है। यह SIR का काम 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक चलेगा। इस चरण में असम को छोड़कर वह 4 राज्य भी शामिल हैं जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही नागरिकता की जांच के चलते आयोग ने बाद में SIR कराने का फैसला लिया है। इसके दायरे में करीब 51 करोड़ मतदाता आएंगे और इसमें सर्वाधिक 15.44 करोड़ उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो ये हमारा SIR से संबंधित कुछ थोड़ा अभी जो करंट में है उसकी भी जानकारी हो गई। बाकी SIR के क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अगले स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग जो है भाग 15 में अनुच्छेद 324 में वयस्क मतदाता, आर्टिकल 326 में 18 साल उम्र होनी चाहिए। और निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक आयोग है। इसके अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार हैं। चुनाव आयुक्त सुखविंदर संधू और विवेक जोशी सहित 2 लोग और हैं। इसमें 4 आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये हमारा निर्वाचन आयोग से संबंधित जानकारी हो गई। अब अगले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं कि SIR क्या है, विशेष सघन पुनरीक्षण क्या है। इसमें आप लोग पढ़ते हैं कि मतदाता सूची कि विशेष सघन परीक्षण का काम देश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1951 से 2004 तक यह 8 बार हो चुका है। अंतिम बार यह 21 साल पहले 2002 में से 2004 के बीच देश के अधिकांश राज्यों में हुआ था। आयोग ने कहा कि SIR का यह काम राजनीतिक दलों की ओर से लगातार मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बाद शुरू किया गया। मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि SIR का मेन मोटिव है जब दूसरी पार्टियों के द्वारा मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि हमारी मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी है, तो वहाँ पर उसको सही करने के लिए मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए SIR कराया जाता है। आयोग ने बताया कि SIR विशेष सघन पुनरीक्षण क्यों जरूरी है। उनके मुताबिक बदलते शहरीकरण में लोगों का तेजी से विस्थापन हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि दूसरा इसके चलते काफ़ी लोग मतदाता सूची में 2-2 जगह नाम दर्ज है, ये भी एक वजह है। तीसरी, मतदाता सूची में मतदाताओं के मृत होने के बाद भी उनका नाम हटाया नहीं गया है। चौथी वजह, देश के तमाम हिस्सों में गलत तरीके से घुसपैठ करके बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जुड़ा लिया है। फिर के दौरान सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच होगी। SIR के दौरान इन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो सकेगी। तो जैसा कि यहाँ पर इस जो विशेष सघन पुनरीक्षण का कार्यक्रम, इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि इसका मेन मोटिव है कि जिसे घुसपैठ हो गए या जो मृत लोग हो चुके हैं, जिनकी मृत हो चुकी है, उन सबका मतलब इस मतदाता सूची का जो है एकदम पारदर्शी और शुद्ध बनाना ही इसका मेन मकसद है। तो यहाँ हम लोगों ने SIR के बारे में जान लिया। अब हमें आशा है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन से अपने फिर एक बार मतलब आगे फिर देख लेते हैं SIR का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य हम लोग पढ़ेंगे। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची में नामों की शुद्धता, नए नाम जोड़ना, काटना, सुधार करना, स्थानांतरण सुनिश्चित करना होता है। जब निर्वाचन आयोग को लगता है कि मतदाता सूची बहुत अधिक असंतुलित हो गई है, जैसे कि मृत व्यक्तियों के नाम, डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ, अपूर्ण जानकारी, और जब आम मतदाता पुनरीक्षण एनुअल रिवीजन से ठीक करना पर्याप्त नहीं होता है, तब निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। SIR प्रक्रिया में क्या क्या होता है।
इस प्रक्रिया के दौरान जिन जिन राज्यों में प्रक्रिया होनी है वहाँ ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO जिनको बोलते हैं नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा बूथ लेवल पर भी इसको लेकर आयोग द्वारा कैंप लगाया जाता है। प्रक्रिया के दौरान BLO घर घर जाकर सत्यापन डोर टू डोर वेरिफिकेशन का काम करते हैं। इस दौरान BLO फॉर्म नंबर 6, 7, 8 के माध्यम से आवेदन, जिसमें नया नाम जोड़ना, फॉर्म नंबर 6 हटाना, फॉर्म नंबर 7 सुधार करना, फॉर्म नंबर 8 आदि के कामों को पूरा करते हैं। इस दौरान यदि किसी मतदाता को अपील करनी है तो वह जिलाधिकारी से कर सकता है। वहाँ से भी यदि मतदाता संतुष्ट नहीं है तो वह मतदाता राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी अपील कर सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने SIR को एकदम विस्तृत रूप से जाना कि SIR क्या है। अब जाहिर है कि आप लोगों को इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी होगी। इसे आप लोग अपना नोट्स भी बना लें और इसके बारे में जान भी लें। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश। व्याख्या, भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नाम की अनुशंसा की है, जो भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनके उत्तराधिकारी होंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्हें 24 मई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनका प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। वह 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तथा 5 वर्ष होती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का 2 दशकों का अनुभव है, जिसमें उनके अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, पर्यावरण और लैंगिक समानता पर ऐतिहासिक फैसला करना शामिल है। वह उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था और निर्देश दिया था कि सरकार के समीक्षा तक इसके तहत कोई नई प्राथमिकी न दर्ज की जाए। तो ये हम लोग पढ़ लिए कि अब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 53वें न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जान लिए। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है, जो कि 1993 से यह आया था कॉलेजियम प्रणाली। उसी के तहत जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसी को CJI बनाया जाता है। तो यहाँ पर BR गवई ने सूर्यकांत नाम की अनुशंसा की है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि UP स्पेशल से भी है, इसे आप लोग नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी के तट से 20 मिनट में छोड़े गए 4 रॉकेट। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तमकुही में नारायणी नदी के तट से सोमवार को 20 मिनट के भीतर 4 रॉकेट प्रक्षेपित किए गए। 20 किलो के रॉकेट 5-5 मिनट के अंतराल पर 1-1 किलोग्राम का कैनसेट मतलब छोटे सैटेलाइट को लेकर आसमान में 700 से 900 मीटर तक गए। इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 प्रतियोगिता के पहले दिन 10 रॉकेट प्रक्षेपित किए जाने थे, लेकिन मौसम और तकनीकी परेशानी के चलते 6 का प्रक्षेपण नहीं हो सका या बाद में प्रक्षेपित किए जाएंगे। 2 रॉकेट की लॉन्चिंग बेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु और भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई द्वारा किया गया। तीसरी रॉकेट की लॉन्चिंग MIT आर्ट एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी पुणे और चौथी लॉन्चिंग विद्या ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तेलंगाना के द्वारा की गई है। इन स्पेस के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि आज़ादी के बाद यह पहली बार है कि इस क्षेत्र में प्रतिभागियों द्वारा स्वनिर्मित रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। आइए इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त को हुई थी 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके हेड है डॉक्टर BR नारायण। तो ये हम लोग UP स्पेशल से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोगों ने जाना। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, AI मशीन लर्निंग से जुड़ी नौकरियां 61% बढ़ी हैं। यह बहुत ही आर्थिक से संबंधित या प्रौद्योगिकी से संबंधित खबर है, तो इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें और इसके बारे में जानें। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सितंबर 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग जानने वालों की नौकरियों में 61% की वृद्धि हुई है। यह बहुत ही मतलब
अच्छी खबर भी कही जा सकती है कि मतलब इससे लोगों का रुचि एआई की तरफ बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ रहा है। उनकी मांग सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गैर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी बढ़ रही है। और यह बढ़ती मांग बता रही है कि एआई और मशीन लर्निंग की ज़रूरत श्रम क्षेत्र में कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। यह बात वित्त मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी मासिक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में नौकरी जॉब इंडेक्स का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि देश में नए वाइट कॉलर जॉब मतलब ऑफिस में बैठकर काम करने वाले रोजगार में 10.1% की वृद्धि हुई, जबकि 0 से 3 वर्ष तक का अनुभव रखने वालों के लिए रोजगार के अवसर में 15% की वृद्धि हुई है। बीमा, हेल्थ, रियल एस्टेट सेक्टर में भी नौकरियों की संख्या बढ़ी है। भारत की आर्थिक विकास दर की रफ्तार तेज बनी रहेगी, इस बारे में हाल ही में आरबीआई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। आरबीआई ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है और आईएमएफ ने 6.4 से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। तो ये हम लोगों ने एआई और मशीन लर्निंग से जुड़ी जानकारी यहाँ पर जाना, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आज का, अंतिम स्लाइड। वन लाइनर के हिसाब से इसको देख लेते हैं, इसमें यूपी स्पेशल है। तो चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखीमपुर जिले के अलीगंज के नज़दीक स्थित मुस्तफ़ाबाद गांव का नाम बदलकर कबीर धाम कर दिया। मुस्तफ़ाबाद स्थित कबीर धाम में संत क्षमता देव स्मृति समारोह मेले का शुभारंभ करने पहुंचे थे। अगला देख लेते हैं। 28 अक्टूबर 1886 को आज ही न्यूयॉर्क में 305 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया गया था। इसे फ्रांस ने अमेरिका को बतौर उपहार सौंपा था। इसे मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ते बार्थोल्डी ने बनाया था और मूर्ति को 350 टुकड़ों में समुद्री रास्ते फ्रांस से अमेरिका लाया गया था। अगला एक खबर हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में वैश्विक स्तर पर लैंगिक वेतन असमानता को तेजी से कम करते हुए उन देशों की सूची में स्थान बना लिया जहां पुरुष और महिलाओं के बीच वेतन का अंतर सबसे कम है। ग्लोबल पेरोल और कंप्लायंस प्लेटफॉर्म डील की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों महिलाओं का औसत वेतन लगभग बराबर है, 13,000 से 23,000 डॉलर के बीच है। यह देश में बढ़ती वेतन समानता डेटा आधारित वेतन मॉडल लागू किए जाने की वजह से ऐसा संभव हुआ है। इस मामले में भारत में विकसित देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि भारत ने उन देशों के बीच में अपना जगह बना लिया जहाँ पुरुष और महिलाओं के वेतन के बीच अंतर सबसे कम है, और इस मामले में वह फ्रांस और यूएसए को पीछे छोड़ दिया है। तो यह भी एक हमारे देश के लिए अच्छी खबर है। तो यह हमारे आज के करंट अफेयर हो गए। इसमें हमने बहुत अच्छी मतलब जानकारियाँ ली, एसआईआर के बारे में जाना अच्छे से। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसका नोट्स भी अपना बनाएं और इसे शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।